कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको? अगर आपको किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द कंडीशन ऑफ एफ, तब उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में यहाँ लेकर आ जाता हूँ तो क्या टर्म बन जाएगा? कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, किसके इक्वल हो जाएगा? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है यही क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या क्या? एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किससे? एफ से, एफ की प्रोबेबिलिटी से, तो वो किसके इक्वल होता है? उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाती है। दूसरी तरीके से भी देख सकते हो, जैसे एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑन ई, ये आपने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा था कि इसको आप कैसे निकालते थे, इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? ई की। अब ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है एफ की, अगर उसे ई से मल्टीप्लाई करा दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये दोनों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप कहोगे किसी भी इवेंट की कंडीशन प्रोबेबिलिटी जिस कंडीशन पर निकाली जा रही है, अगर उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, जैसे कि एफ को किस कंडीशन पर निकाला जा रहा है? ई से, ई की कंडीशन पर। तो अगर इस एफ की कंडीशन प्रोबेबिलिटी को जिस कंडीशन पर वो निकाला जा रहा है उसी की प्रोबेबिलिटी से क्या करा दिया जाए? मल्टीप्लाई। तो वो उनके इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जो टर्म आपको पढ़ना है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट को एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम ये लेकर चल रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक वेल सफल डेक है ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, उस 52 कार्ड में से हमने एक इवेंट यहाँ पर चूज किया है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, और दूसरा कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब जो स्पेड होते हैं वो कितने होते हैं वहाँ पर? 13। स्पेड कितने होते हैं? 13। हार्ट 13 होते हैं। ठीक है, क्लब 13 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? डायमंड 13 होते हैं। ठीक है, तो स्पेड 13 होते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। और दूसरा है एस। एस वहाँ पर कितने होते हैं? 4। एस 4 होते हैं तो 4/52। आंसर कितना आ जाएगा? 1/13। ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर रख ली हमने। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओ। इन दोनों के इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा? जो कार्ड निकाला गया वो स्पेड का हो और क्या हो? एस। तो स्पेड का हो और एस हो वो एक ही होता है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। ठीक है, हमने ई, एफ और उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल कर रख ली। अब हमें मान लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दी गई कि आप ई को निकालो एफ की कंडीशन पर। तो क्या फॉर्मूला है? लास्ट हमने एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? ई बाय एफ क्या होता है? ई इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो जब आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी देखते हो तो वो 1/52 वो आपने यहाँ पुट कर दी। एफ की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो कितनी है? 1/13 वो आपने यहाँ पुट कर दी। सॉल्व किया तो सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 1/4। अब ये जो आंसर 1/4 आया है, ये 1/4 आंसर दरअसल किसकी प्रोबेबिलिटी थी? इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। तो 1/4 आंसर को मैंने इक्वल लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन द कंडीशन ऑफ एफ किसके इक्वल आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। तो एफ की कंडीशन पर निकालने पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप वैसे देखो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। एफ की कंडीशन पर निकाल रहे हैं तब भी आंसर कितना आ रहा है? 1/4। यानी कि एफ ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। एफ की कंडीशन लगाने पर भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ई जो इवेंट है वो एफ जो इवेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उससे कैसा है? इंडिपेंडेंट। कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट। एक बार फिर से, जैसे मान लो हमने एफ बाय ई निकालना है, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी कंडीशन पर? ई की कंडीशन पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हमने ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पुट कर दी,
ई की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 1/13। 1/13 जो आंसर था वो किसका आंसर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब आप ध्यान पर देखो प्रोबेबिलिटी आप एफ की निकाल रहे हो ई की कंडीशन पर, तब आंसर कितना आ रहा है 1/13, और बिना कंडीशन पर लगाए तब निकाल रहे हो तब भी आंसर कितना आ रहा है 1/13। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ की प्रोबेबिलिटी चाहे ई की कंडीशन पर निकालें या उसकी बिना कंडीशन लगाए हुए निकालें, दोनों केस में क्योंकि आंसर सेम आ रहा है, इसलिए जो ई की कंडीशन है वो एफ के इवेंट पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। यानी कि मैं ये कहूं कि एफ जो है वो ई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब एफ और ई दोनों कैसे इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ आ गई बात, ना तो ई एफ पर डिपेंड कर रहा है और ना एफ ई पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने कहा कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ये डिपेंडेंट होते तब उस केस में क्या होता, ई की प्रोबेबिलिटी अलग आती और ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी अलग आनी चाहिए थी, बट यहां तो सेम ही आ रही है। इसका मतलब एफ की कंडीशन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक। अच्छा, इंडिपेंडेंट अगर इवेंट होते हैं तो उस केस में होता क्या है, देखो जैसे पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, है ना, इसी के इक्वल तो आया। तो अब यहां से हम ये कर सकते हैं कि ये एफ को इधर मल्टीप्लाई में ले जाए, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ गया, पी ई इंटू पी एफ। तो अगर दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इंटरसेक्शन की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल अगर आ गई तो वो दोनों इवेंट कैसे इवेंट होंगे, इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट तभी तो थे जब ये चीज किसके इक्वल आई थी, पी के, और यहां से पी एफ उधर मल्टीप्लाई में ले जाकर लिख दिया। तो ये जो कंडीशन बन गई ये किसकी कंडीशन बन गई, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आप इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ करके दिखाओ तो, या शो करके दिखाओ, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इक्वल दिखाओगे किसके, ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी के, तो वो शो हो जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि पी इंटरसेक्शन एफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आती है पीई और पीएफ के मल्टीप्लिकेशन के, तब उस केस में ये जो कंडीशन है ये कंडीशन बताएगी कि जो इवेंट हैं वो कैसे नहीं हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, या मैं कहूँ उस केस में वो दोनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको एक्सरसाइज 13.2 देखनी है। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन। आपको एक इवेंट गिवन है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी 3/5, और एक इवेंट है बी, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी 1/5। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ये गिवन है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। कैसे हैं बोलो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो हर हाल में ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल रही होगी बोलो, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, और हमें ये निकालना है, जबकि हमें पी ए दे रखा है कितना 3/5 और पी बी दे रखा है कितना 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/25। बहुत आसान है ये तो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर पाओ, कुछ भी नहीं है इसमें। पी ए पी बी दे रखा है, इंटरसेक्शन पूछा हुआ है और इंडिपेंडेंट बताया हुआ है, तो बस इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन में वैल्यू पुट करो इन दोनों की, इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing card. Find the probability that both the cards are black. देखो मेरे पास टोटल कार्ड जो हैं वो कितने कार्ड हैं 52 कार्ड हैं,
उन 52 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकालने हैं। पहला कार्ड निकाल रहा हूं, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट ब्लैक कार्ड निकाल रहा हूं। कैसे कार्ड निकालने हैं? ब्लैक। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं टोटल। 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। तो पहला ब्लैक कार्ड जब निकालोगे तो वो उन 26 में से निकल कर आएगा, और टोटल कितना? 52। तो ये रही होगी प्रोबेबिलिटी, आया ना? ठीक। फिर आप जब सेकंड ब्लैक कार्ड निकालोगे, सेकंड ब्लैक कार्ड, ठीक है, तो सेकंड ब्लैक कार्ड निकालने पर ये बात ध्यान रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। जो चीज निकल गई वो निकल गई, उसको वापस नहीं रखा गया है। ठीक। जब निकल जाएगा, एक कार्ड 52 में से बाहर निकल गया, तो अब टोटल कार्ड कितने बचे होंगे? 51। और ब्लैक में से एक कार्ड, 26 में से एक कार्ड बाहर रखा जा चुका है, तो अब ब्लैक कार्ड कितने बचे होंगे? 25। ठीक है। तो वो ये कह रहा है 52 कार्ड में से 2 कार्ड आपको निकालने हैं, और उन दोनों कार्ड का ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब आप पहला कार्ड उठाओगे तो वो ब्लैक कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है 26 में से कोई एक ब्लैक कार्ड होगा, और टोटल कितने रहे होंगे तब? 52। वो ब्लैक कार्ड निकाला और साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया वापस से, उसको साइड रख दिया। अब कार्ड कितने बचे हैं टोटल? 51। और उनमें ब्लैक कितने बचे हैं? एक ब्लैक तो निकल चुका है, कितने बच गए हैं? 25। तो सेकंड कार्ड अगर ब्लैक कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25/51। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट कराकर, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराकर व्हाटएवर जो भी हो वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी आपके पास। ठीक है। इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन करोगे। इसके बाद देखो, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं सबके सब इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्या बोला हुआ है? अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज is inspected by examine 3 randomly selected orange drawn without replacement। अब without replacement टर्म याद रखना, ठीक है। If all the 3 orange are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। Find the probability that a box containing 15 orange, total orange कितने हैं? total orange 15 है। उसमें से गुड वाले कितने हैं? 12। गुड वाले 12 हैं। और बैड वन कितने हैं? बैड वाले कितने हैं? 3। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग इतना 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 वंस विल बी अप्रूव फॉर सेल। अब अप्रूव तो तभी होगा जब वो गुड वाला होगा। कैसा वाला होगा? गुड। तो उसमें स्टार्टिंग में बोला है इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो हमें बेसिकली 3 गुड ऑरेंज निकालने हैं आउट ऑफ 15। ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑरेंज निकाल रहा हूं, फर्स्ट ऑरेंज निकालूंगा, बट वो कैसा ऑरेंज होगा? गुड। यस। फर्स्ट गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? तो आंसर टोटल ऑरेंज अभी हमारे पास बास्केट में कितने हैं? 15। उसमें से गुड निकल कर आया, तो वो जो गुड निकल कर आया हुआ वो कितने वाले में से निकल कर आया होगा? 12 में से। तो इसलिए पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/15। ठीक। फिर जब आप सेकंड वाला निकालने चलोगे, 3 निकालने हैं आपको, जब आप सेकंड गुड ऑरेंज निकालने चलोगे तब उस केस में क्या होगा बच्चों? तब उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्योंकि उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, जो निकल गया वो ऑरेंज साइड रख दिया। अब हमारी जो बास्केट है उसमें क्या बचा हुआ है? तो पहले 15 थे, अब कितने बचे हैं? 14। अब फिर से गुड निकाल रहे हैं, तो पहले गुड कितने थे? 12। एक गुड तो निकल चुका, तो अब कितने बच गए होंगे? 11। ये आ जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद अब निकाल रहा हूं मैं थर्ड वाला, थर्ड वाला गुड वाला ऑरेंज। ठीक है, निकालो। अब 2 ऑरेंज निकल चुके 15 में से, तो अब कितने बच गए? 13। ठीक है।
और अब गुड वाले कितने बच गए? 12 में से 2 गुड तो पहले ही निकल चुके, अब कितने बच गए? 10। ठीक है, अब आपको निकालनी है क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? तो आंसर है इन सबके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, बाय द थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 11/14 एंड 10/13, वॉट एवर जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये समझ में आ रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको टोटल को भी कम करना है और जिसको निकाल रहे हो उसको भी एक एक क्वांटिटी कम करते जानी है। ठीक है, इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाइस आर टॉस। एक साथ कर रहे हैं, कॉइन भी टॉस कर रहे हैं और डाई भी फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा होगा, हेड आया, हेड के साथ आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। टॉस करने पर टेल के साथ 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हमारे सैंपल स्पेस है जब एक फेयर कॉइन और एक फेयर डाई को फेंका जाता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? आपके पास एक इवेंट है, ए इवेंट। क्या है वो पढ़ो। हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। कॉइन पर हेड आया हो तो इसकी मैं डायरेक्ट आपको प्रोबेबिलिटी लिखकर दिखाऊं। हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड कितने पर आ रहा है? 6 पर, और टोटल रिजल्ट ये कितने लिखे हुए हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ठीक, फिर अब बी वाला इवेंट की बातें करो। बी वाला इवेंट क्या है बच्चों? 3 ऑन द डाई। बी क्या है? 3 ऑन द डाई। 3 कितने पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, और टोटल कितने हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बोलो? अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा बोलो? हेड भी हो और 3 भी हो। ए वाला जो इवेंट था वो क्या था? हेड का होना। बी वाला इवेंट क्या था? 3 का होना। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया? हेड हो और साथ में क्या हो? 3 हो। तो हेड हो और 3 हो, वो तो एक ही इवेंट दिख रहा है हमें। ठीक है, और टोटल कितना है ये? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 1/12। ठीक, अब वो पूछ रहा है क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं? तो हम कैसे चेक करेंगे? तो अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/12 आई है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब यस, ए एंड बी कैसे इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो पहले वो ये कह रहा है कि एक कॉइन और एक क्या लेना है? डाई। उनको एक साथ फेंकना है, जो रिजल्ट आए वो हमने यहां लिख लिए। फिर पहला इवेंट ए आपको लेकर चलना है कि डाई क्या आना चाहिए? हेड। हेड जहां भी दिखा रहा हो हेड आना चाहिए। ठीक है, तो हेड आ रहा है 6 केस में, इसलिए 6/12 लिखा। बी जो इवेंट है वो कह रहा है 3 आना चाहिए, 3 दिखना चाहिए उस पर, तो 3 हमें 2 जगह दिख रहा है, तो इसलिए 2/12 लिखा। फिर इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होगा हेड हो और साथ में क्या हो? 3 भी हो। हेड हो एंड 3 भी हो वहां पर। तो ये दोनों चीजें कितनी पर कहां पर मिल रही हैं? एक ही आउटकम पर है, तो इसलिए 1/12 लिखा। फिर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है। आई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। रेड, रेड में क्या क्या है? 1 2 एंड
3 और 4 5 6 इन ग्रीन। ग्रीन में क्या क्या है? 4 5 एंड 6। लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर इज इवन। एक ऐसा इवेंट है ए जिसमें नंबर क्या हो? इवन। और बी एक ऐसा इवेंट है जो कि कैसा इवेंट है? द नंबर इज रेड। रेड होना चाहिए। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं? तो देखो आसान है। हमारे पास रेड में जो नंबर लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंसर है रेड में लिखा हुआ है 1, रेड में लिखा हुआ है 2, रेड में लिखा हुआ है 3। अच्छा, ग्रीन में हमारे पास क्या क्या है? ग्रीन में हमारे पास 4 है, ग्रीन में 5 है और ग्रीन में 6 है। ठीक, अब वो कह रहा है एक ऐसा इवेंट है जिसको कि इवन नंबर वाला इवेंट है। अब आप देख लो इनमें से इवन नंबर कहाँ कहाँ मिल रहा है? 1, 2 और 3। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? 3। और टोटल कितने हैं? ये हमारा सैंपल स्पेस है ना, तो 3 अपॉन क्या आया? 1/2। रेड होना चाहिए। रेड यहां पर देख लो कितने हैं बोलो? 3 हैं। रेड तो 3 है और टोटल कितने हैं ये? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। अच्छा, अब इंटरसेक्शन की बातें करो। इंटरसेक्शन का मतलब इवन भी हो और साथ में क्या हो? रेड भी हो। इवन भी हो और रेड भी हो। तो इवन हो और रेड हो वो तो एक ही मिल रहा है, यस और नो? तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। एक ही मिला ना और टोटल 6 है। अब इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो इंडिपेंडेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए मल्टीप्लाई बाय पी के इक्वल बी के इक्वल होनी चाहिए, यस और नो? तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6। ए कितना है? 1/2 और बी कितना है? 1/2। क्या ये आपस में इक्वल आए? तो आंसर है नो, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं आई है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है? तो जो है देखो, क्वेश्चन जैसे आप पहले करते थे प्रोबेबिलिटी सेम वही करनी है। सैंपल स्पेस का लिखना, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की लिखना, इंटरसेक्शन की लिखना। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में भी आप यही कर रहे थे सब, बट इसमें बस केवल इतना चेंज आया है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो। इसमें सिर्फ इस कंडीशन को चेक कर रहे हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट। बस इतना सा करना है, ठीक है? ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन पर अगर आप चलोगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप बता पाओगे, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ जाता है? अगर पीई इंटू पी एफ। अपनी बुक में क्वेश्चन जरूर देखते जाना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। उसमें पीई दे रखा है, पी एफ दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, पूछ रहा है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंटरसेक्शन के लिए अगर आप देखोगे तो 1/5 गिवन है, ई के लिए कितना है? 3/5 और एफ कितना है? 3/10। इनको देख लो क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं? तो ऊपर 9 आएगा, इधर नीचे 50। तो ये इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे इसलिए नॉट इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। जब आपने 4-5 क्वेश्चन ऐसे पहले ऑलरेडी देख लिए तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आसान सा ही हो गया, डायरेक्टली दे दिए, बस वैल्यू देखनी है इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखो इसी तरह के आसान वाले क्वेश्चन अब आपको सारे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 और उसने यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए यूनियन बी, कितना? 3/5 और उसने बी के होने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है कितनी? पी। फाइंड द पी इफ फर्स्ट पार्ट में बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए निकालते हैं सबसे पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट
जब होते हैं तब हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल होता है। ये आपने क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल होगा अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, अब हमें निकाल कर क्या क्या देना है, पी की वैल्यू निकाल कर देनी है। ठीक है, निकाल देंगे। देखो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल होता है किसके, बोलो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी कितना है 3/5, पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है पी, और इंटरसेक्शन कितना है 0। ठीक है, अब 3/5 ऐसे ही ठीक है, 1/2 इधर लेकर आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, 5 2 जा और 2 5 जा, तो यहां से p की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 1/10। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये कंडीशन लेकर चलनी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में दोनों का इंटरसेक्शन 0 होता है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले से आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। यूनियन जब आपको दिखाई देता है तो समझ जाओ ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते तब क्या होता। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर ये है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता तब, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता। ठीक है, अच्छा अब अगेन हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही हुआ करता बच्चों। ठीक है, पी ए यूनियन बी कितना है 3/5, पी ए कितना है 1/2 प्लस पी बी कितना है, बोलो पी बी कितना है, पी बी कितना है, वो कंडीशन अलग है, उसके लिए p की वैल्यू अलग निकालनी है, इसके लिए अलग निकालनी है। ठीक है, पी बी की वैल्यू कितनी है p, अब पी ए इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के, हाँ या ना, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये अभी फिलहाल चलो 3/5 ऐसे ही लिखो, 1/2 ऐसे ही लिखो, p ऐसे ही लिखो। पी ए इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी क्या होगा, पी ए कितना है 1/2 इंटू में पी बी कितना है p। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 1/2 इधर लेकर आओ, 3/5 माइनस 1/2, और इधर हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2p माइनस p, कितना p/2। इस साइड को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो 1/10। इसको सॉल्व करोगे इक्वल्स टू p/2 चल ही रहा है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 5, तो हमारे पास p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/5। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो आपको p की वैल्यू दोनों अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग निकाल कर दिखानी है। ठीक है, पहले तो आपको पी ए गिवन है, यूनियन गिवन है, बी गिवन है, वो कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तब निकाल कर दिखाओ p कितना होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये 0 लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, और आप p निकालोगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इंटरसेक्शन कितना लेकर चलना है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल लेकर चलना है, तब आप p निकालोगे। ठीक है, कर पाओगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो सीधा सीधा आसान वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है देखते हैं। पी ए हमारे पास कितना है 0.3, पी बी बोलो 0.4, इंटरसेक्शन निकाल कर दिखाना है जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आपको पता है ये सारी चीजें कैसे करनी है। इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के। क्यों, क्योंकि ये गिवन है ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है इसलिए इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। पी ए हमारे पास 0.3 है और पी बी 0.4 है, 0.12। ये आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। अब मान लो आपसे पूछा हुआ है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो निकाल पाओगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए है कितना 0.3, पी बी कितना है 0.4, इंटरसेक्शन अभी अभी निकाला है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास यूनियन का आंसर आएगा। और फिर आगे वाले पार्ट्स में दोनों में क्या पूछा हुआ है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास इंटरसेक्शन है, पी ए है, निकल जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, हो जाएगा। पी ए है 1/4, पी बी है 1/2 और इनका इंटरसेक्शन कितना है बच्चों? 1/8। तो फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड क्या नॉट बी। ठीक है, तो नॉट ए एंड नॉट बी, इस बात का मतलब क्या हो गया? ना तो ए हो यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और क्या इंटरसेक्शन किसका? बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको निकाल कर देना है। अब ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर है ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, जब यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? यूनियन और इसका क्या? होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा? कॉम्प्लीमेंट आपको पता है किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी के। किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। यही तो होता है, किसी चीज का ना होना किसके इक्वल होता है? 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक, अच्छा 1 माइनस ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बोलो? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 1 माइनस पी ए बोलो कितना है? पी ए है 1/4, पी बी 1/2 और इंटरसेक्शन कितना है? 1/8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा? 8, 4 2 जा, 2 4 जा और -1। ठीक है, 1 माइनस ये कितना आएगा? 6 माइनस 1 कितना? 5/8 और 8 से ये कितना बन जाएगा? 3/8। ये सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, क्या क्या गिवन है? पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है। वो कह रहा है नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होती है? ए यूनियन बी के होल के कॉम्प्लीमेंट के। ये सेट्स वाले चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ते हो। तो अगर आपको याद रखना है तो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ क्या आता है? यूनियन। अगर सर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाता। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको हम ये कैसे लिख सकते हैं? ये आपने पढ़ा होगा, किसी इवेंट का ना होना किसके इक्वल होगा? 1 माइनस उसका होना। ठीक है, तो उसके बाद फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको याद है, उसमें ये तीनों क्वांटिटी गिवन है। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो नॉट ए एंड नॉट बी आ जाएगा, निकलेगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 9। इसके बाद देखो 10th नंबर वाला क्वेश्चन। 2 इवेंट गिवन है। एक इवेंट क्या है? पी ए कितना है? 1/2। पी बी कितना है? 7/12 और नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए, देखो मैं ऐसे लिख कर दिखा रहा हूं आपको। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट
नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या दिया हुआ है और का मतलब यूनियन। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके इक्वल होता होगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये होल कॉम्प्लीमेंट बताओ किसके इक्वल होता होगा? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो ऐसे ही ठीक है बच्चों, है ना। और ये कितना गिवन है हमें? 1/4। ठीक है, ये इधर लेकर आ जाओ, ये दोनों स्टेटमेंट तो मैंने एक जैसे लिख दिए। ये इधर लेकर आ जाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और 1/4 उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा ये बोलो? ठीक है, तो नॉट ए और नॉट बी ये आ गया, इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको 1 माइनस ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये इधर आएगा, ये इधर गया, तो ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आ गया। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अगर पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है। इंटरसेक्शन का आंसर कितना आया है? 3/4। पी ए कितना है? 1/2 और पी बी 7/12 ऐसे है। अब देख लो क्या ये इक्वल आ गए? तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं इसलिए ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये और भी इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।